नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्विसेज टेस्ट सीरीज। पहला क्वेश्चन है, वरामीर जो उज्जैन के खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, ज्योतिष जो कि आर्यभट्ट के समकालीन थे, वो किसके दरबारी नवरत्नों में से एक थे? रामगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, अजातशत्रु। अजातशत्रु ये हर्यक वंश है, ये मौर्य वंश कालीन, ये गुप्त कालीन। तो इसमें सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं, ये मौर्य नहीं, ये गुप्त कालीन, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल से अवगत है। आंसर है बी। कि वराहमिहिर एक प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री, ज्योतिषी, गणितज्ञ थे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ये ईसा पूर्व नहीं है, 6ठी शताब्दी में, अर्थात ये चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। जो आर्यभट्ट है 500 से 600 ईसा, सॉरी 400 से 600 शताब्दी, न कि ईसा पूर्व। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्रत संहिता कार्यों में शामिल है, जैसे व्रत संहिता, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, वास्तुकला और अन्य विशेष विषयों पर एक व्यापक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किसके द्वारा लिखित है? नागार्जुन जो नागार्जुन द्वारा लिखित ग्रंथ व्रत जातक, व्रत संहिता, वराहमिहिर, शून्यवाद, माध्यमिक कारिका, महायान, वेशिका। बुद्धगुप्त द्वारा। ये बुद्धगुप्त शासक था, न कि लेखक। वैशेषिक दर्शन, कणाद, चावड़ा वंश के दरबारी। देखिए, इनमें से नागार्जुन द्वारा लिखित शून्यवाद, माध्यमिक कारिका, महायान, वेशिका और वराहमिहिर द्वारा, इनमें से चावड़ा वंश के दरबारी नहीं थे। ये व्रत जातक और व्रत संहिता लिखित है। बुद्धगुप्त द्वारा बुद्धगुप्त चावड़ा वंश, ये गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड ही, परंतु ये उस समय चावड़ा जो गुप्त वंशों के सामंत हुआ करते थे, उनका दरबारी था बुद्धगुप्त। और कणाद, ये इन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा था। पहले में 2, बी वाले में 1, बुद्धगुप्त द्वारा चावड़ा वंश और डी वैशेषिक दर्शन। ठीक है। इनके अलावा कुछ और भी जानकारी है, इनको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय औषध विज्ञान के जनक जिसने सर्वप्रथम पाचन और चय अभिक्रिया जो पाचन से रिलेटेड है और शारीरिक प्रतिरक्षा की अवधारणा को सामने रखा था, जो कश्मीर के निवासी और कनिष्क के दरबारी में से एक थे। नागार्जुन नहीं थे, भास्कराचार्य, पतंजलि नहीं थे, ये तो ईसा पूर्व में थे। और चरक द्वारा, ये कनिष्क के दरबारी थे, शक शासक कनिष्क, सॉरी कुषाणकालीन कनिष्क चरक के दरबारी थे, सॉरी चरक इनके दरबारी थे। महर्षि चरक प्राचीन भारत के चिकित्सा ज्ञान के प्रणेता थे। महर्षि चरक प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध चिकित्सक और आयुर्वेद के प्रणेता थे। उनके द्वारा रचित चरक संहिता आयुर्वेद के 3 प्रमुख संहिताओं में से एक है। इसे आयुर्वेद का बाइबल भी कहा जाता है। चरक संहिता का महत्व और चरक का योगदान, इनकी योगदान आयुर्वेदिक प्रणेता, शरीर की रचना क्रियाओं का ज्ञान, विक्रिया पाचन क्रियाओं से रिलेटेड, वाक पित्त कफ से रिलेटेड, और रोग निदान और उपचार, उनके उपचार भी, स्वास्थ्य संवर्धन अर्थात एनालिसिस। उन्होंने स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन शैली, आहार, व्यायाम, योग के महत्व पर भी प्रकाश डाला, अर्थात शारीरिक संतुलन को बढ़ावा दिया उन्होंने, कि शारीरिक संतुलन ही सबसे बेस्ट है, अर्थात इम्यून सिस्टम से रिलेटेड उन्होंने जानकारियां दी। अगला क्वेश्चन है, महाकवि मास, और जो कि 327 बीसी ईसा पूर्व में थे, द्वारा रचित ग्रंथ कर्णभार, उर्वंग, दरिद्रायूपत, स्वप्रवास दत्ता, प्रतिमा, अभिषेक और बाल चरित्र रचित ग्रंथ है। और दूसरा कथन है, भास्कराचार्य जो कि 1114 उज्जैन गणितज्ञ द्वारा रचित ग्रंथ लीलावती, कर्ण कुतूहल, सिद्धांत शिरोमणि है। देखिए, ये पहला सही है और भास्कराचार्य द्वारा ये भी सही है, लीलावती, कर्ण कुतूहल, सिद्धांत शिरोमणि। माघ संस्कृत के एक महान कवि थे। उनका जन्म भीरमाल
बीरमाल जो सिरोही में, राजस्थान के सिरोही से संबंधित श्रीमाल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माघ को संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकवियों में से एक माना जाता है। माघ ने महाभारत के एक प्रकरण पर आधारित शिशुपाल वध नामक महाकाव्य लिखा था, जो कि आप सब जानते होंगे, शिशुपाल वध। और भास्कराचार्य ये 1114 से 1185 प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। उत्कृष्ट गणितज्ञ होने के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे। खगोल शास्त्री भास्कराचार्य के बारे में कुछ अन्य बातें देखते हैं। उन खगोलीय मात्राओं का सटीक रूप से परिभाषित किया गया था। उन्होंने अंतर्गणित गणनाओं के सिद्धांत की महत्वपूर्ण खोज की और भास्कराचार्य ने पेस समीकरण को भी हल करने के लिए पहली सामान्य विधि प्रस्तुत की। और भास्कराचार्य ने अनेक ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया। भास्कराचार्य के ग्रंथों का कई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इनके पिता का नाम माहेश्वर था और वे एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। अगला क्वेश्चन, मेनांडर का बौद्ध धर्म प्रवर्तक नागसेन था, अर्थात नागसेन के प्रभाव में आकर ही मेनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। क्या ये सही है? दूसरा क्वेश्चन, राजशेखर हर्षवर्धन का दरबारी था जिसने राजतरंगिणी ग्रंथ लिखा था। ठीक है, पहला सही है। ये बौद्ध धर्म का नागसेन के प्रभाव में ही बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और राजशेखर ने राजतरंगिणी नहीं लिखा था, बल्कि कलर लिखा था, जो कि हर्षवर्धन का दरबारी था। और राजशेखर ये कलचुरी वंश का दरबारी था, अर्थात कलचुरी साम्राज्य के दरबारी थे। कलहर ने राजतरंगिणी लिखा था और राजशेखर ने, जो कि कलचुरी वंश का दरबारी था। मेनांडर भारत का पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा थे। वे अपने न्याय और प्रजा के बीच लोकप्रिय थे। नागसेन एक सर्वास्तिवादी बौद्ध भिक्षु थे। उनका जन्म हिमालय के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे कम उम्र में ही वेदों के पारंगत थे। नागसेन ने ही मेनांडर को बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया था। नागसेन ने मिलिंदपन्ह नामक जो पाली भाषा में पाली ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में मेनांडर ने बौद्ध धर्म से जुड़े सवाल पूछे थे और नागसेन ने उनका जवाब दिया था। अगला क्वेश्चन, कीर्ति कौमुदी राजा भोज द्वारा लिखे थे, उत्तर रामचरित्र विष्णु शर्मा द्वारा, पंचतंत्र भवती द्वारा और सरस्वती कंठाभरण सोमेश्वर द्वारा। इनमें से कौन कौन से सही है और इनका सही मिलान भी करना है। कीर्ति कौमुदी ये सोमेश्वर द्वारा लिखे थे, उत्तर रामचरित्र भवती द्वारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित थे और सरस्वती कंठाभरण जो कि राजा भोज द्वारा लिखे थे। गुर्जर प्रतिहार कालीन जो था, गुर्जर प्रतिहार वंश, राजा भोज परमार, ये परमार वंश से था और उनका जन्म 980 ईस्वी में उज्जैनी में हुआ था। राजा भोज का शासनकाल 1010 से 1055 ईस्वी तक रहा। राजा भोज की राजधानी धार नगरी थी और यह कला साहित्य विज्ञान के संरक्षण माने जाते हैं। काफी लोकप्रिय राजा थे। अगला क्वेश्चन, और विष्णु शर्मा एक भारतीय विद्वान और लेखक थे। उन्होंने दंत कथाओं का संग्रह पंचतंत्र लिखा था। इसके बारे में और पढ़िएगा। यह विष्णु शर्मा की उम्र 80 साल के करीबी थी। विष्णु शर्मा राजनीतिक और नीति शास्त्र सहित सभी ग्रंथों के ज्ञाता थे। पंचतंत्र को नीति शास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया था। भवभूति का जन्म विदर्भ प्रदेश के पदमपुर में हुआ था। भवभूति को काव्य शैली का गुरु माना जाता है और ये नाटकों शास्त्रों का व्यापक ज्ञान, भाषा के प्रौढ़ता और भाव की गरिमा के ज्ञाता भी थे। सोमेश्वर प्रथम जो कि 1042 से 1068 पश्चिमी चालुक्य के एक राजा था। अहबमुल्ला या त्रिलोक मल्ला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सोमेश्वर ने अपने पिता जयसिंह द्वितीय के बाद गद्दी संभाली थी। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर प्रथम त्रैलोक्यमाला
1043 से 1068 का एक सिक्का है। अगला क्वेश्चन, कृषि सूक्ति के रचयिता कश्यप हैं। कथन 2, मानसोल्लास सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ जो कि एक चालुक्य राजा थे। देखिए ये तो चालुक्य राजा थे, ये पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। और कृषि सूक्ति के रचयिता कश्यप थे, ये भी सही बात है। कश्यप एक वैदिक ऋषि थे और ऋग्वेद के 7 प्राचीन ऋषियों में से एक थे कश्यप, महर्षि कश्यप। वृदारण्यक उपनिषद में कोलोफोन श्लोक में उनका उल्लेख मिलता है। और कश्यप मरीचि ऋषि के विद्वान पुत्र थे। उनकी मां कला कर्दम ऋषि की बेटी और भगवान कपिल देव की बहन थी। अगला क्वेश्चन, भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती गणित के क्षेत्र में मील का पत्थर, गणित के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ था। भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ लीलावती, अर्थात लीलावती गणितीय ग्रंथ था। यह सही है। दूसरा कथन है, महाविभाक्ष वासुमित्र द्वारा रचित है। पहला सही है, दूसरा गलत। पहला गलत, दूसरा सही, दोनों सही या दोनों गलत? देखिए ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, चतुर्वर्ग चिंतामणि के रचयिता कौन थे? ज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, बिल्हण और नारायण पंडित। देखिए इसके रचयिता हेमाद्रि थे। चतुर्वर्ग चिंतामणि पंडित हेमाद्रि हेमाडपंता द्वारा लिखी गई और राजा महादेव 1259 से 1271 और राजा रामचंद्र 1271 से 1309 के शासनकाल में हेमाद्रि प्रधानमंत्री थे। इस वह एक शासक, वास्तुकार, कवि, राजनयिक, विद्वान व्यक्तित्व रखते थे। अगला क्वेश्चन, कथन है कि चार्वाक दर्शन मुक्ति के लिए भौतिक दृष्टिकोण देखते थे, जिन्होंने इंद्रिय सुख को प्राथमिकताओं में शामिल किया था। और दूसरा कथन है, आजीवक जो 500 बीसी महर्षि मक्खली गोसाल द्वारा स्थापित, जो कि महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन थे, नियतिवाद और भाग्यवाद का प्रतिपादन किया था। कौन सा सही? पहला सही, दूसरा सही या दोनों सही या दोनों गलत? देखिए इन्होंने भौतिकी का दृष्टिकोण देखते थे, चार्वाक, ये सही बात है। लोकायत समुदाय और ये इंद्रिय सुख का प्राथमिकताओं में शामिल किया जाता है, ये भी सही है। आजीवक जो कि 500 बीसी मक्खली गोसाल द्वारा स्थापित है, ये भी सही है। महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ये भी सही है। और नियतिवाद और भाग्यवाद का प्रतिपादन किया था, ये भी सही है। चार्वाक दर्शन के बारे में पढ़िएगा, आपको और भी एग्जाम देने में या और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण निर्वस्त्रता के ब्रह्मचार्य का पालन, पूर्ण निर्वस्त्रता रखते थे परंतु ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करने वाले संप्रदायों में शामिल है जातक, आजीवक, जातक नहीं है, चार्वाक है, आजीवक, लोकायत और महायान। देखिए ये नग्न अवस्था में रहते थे, जिसे जैन मुनि ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं परंतु ये ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते थे, वो आजीवक संप्रदाय था। आजीवक दर्शन प्राचीन भारतीय दर्शन परंपराओं का एक नास्तिकवादी या भौतिकवादी संप्रदाय था। यह दर्शन वेदों को न मानने वाला और शास्त्रों से स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ था। ये मनमानी करते थे, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। ये कर्म, पुण्य और तपस्या का कोई महत्व नहीं था इनके जीवन में, और आत्मा का एक भौतिक रूप है जो ध्यान में मदद करता है, इनका मानना था। और इनका मानना था कि आत्मा कई जन्मों से गुजरती है और अर्थात पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे और संततः अपने पूर्व निर्धारित निर्वाण मोक्ष की ओर बढ़ती है, अपनी ओर मोक्ष की ओर बढ़ती है। कि ईश्वर, इनका मानना था कि ईश्वर, पुनर्जन्म और कर्म यानी कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था। हर प्राणी में एक आत्मा होती है और जीवन की मृत्यु प्रकृति की प्रक्रियाओं के रूप में है, इनका मानना था। आजीवकों को नग्न रहने का, परिजीवकों की तरह घूमने का रिवाज था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अशोक ने पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था और महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले अनुष्ठानों की निंदा की। अर्थात उस समय ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में आहुति देने के लिए महिलाओं भी बैठती थी, उसकी निंदा की अशोक ने। ये सही बात है या नहीं है? आगे देखते हैं। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के बलि विरोध के अनुपालन के यहाँ पर ब्राह्मणों की आय को प्रभावित किया था। ये कुछ मिस्टेक हुई है। ये सही बात है या गलत? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? देखिए, अशोक ने पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये सही बात है। महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले अनुष्ठानों की निंदा की थी, ये भी सही बात है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के बलि विरोध के अनुपालन ने ब्राह्मणों की आय में को प्रभावित किया था, यह भी सही बात है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने कई काम किए, जैसे कि उन्होंने शिकार और पशु हत्या करना छोड़ दिया था और शासन में भी बंद करवा दिया था। उन्होंने सभी संप्रदायों के सन्यासियों को दान देना शुरू किया था। उन्होंने जन कल्याण और चिकित्सा पाठशाला और सड़कों का निर्माण करवाया। ठीक है, इसको पढ़ेगा आगे भी, और भी क्वेश्चन में काम आएगी चीजें। अगला क्वेश्चन, अशोक ने ग्रामीण इलाकों को नियंत्रित करने के लिए वहां व्यवहार क्षमता और दंड समता लागू करने के लिए किन की नियुक्ति की थी? देखिए, राजुका, गणनायक, सिख और तालुकदार, किन की नियुक्ति की थी? राजुकों की नियुक्ति की थी। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने किन को हटाकर अर्थात किन को हराकर सत्ताएं स्थापित की थी सातवाहनों के काल में? वाकटक, कण्वों, मौर्यों को या शक शासकों को? किनको हटाकर सातवाहनों ने अपनी स्थापना की थी? कण्वों को। कण्ववंश को हराकर उन्होंने अपनी स्थापना की थी। सातवाहनों के काल में सीसे अर्थात लेड, पीबी है यहाँ, पीएच नहीं, के सिक्के प्रचुर मात्रा में और इन्होंने शुरुआत की थी। ये प्रथम लेड के सिक्के छपवाने वाले सातवाहन थे। क्या ये सही है? दूसरा कथन, सातवाहन स्वयं को बौद्ध कहते थे। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। देखिए, ये सातवाहनों ने लेड की शुरुआत की थी, ये सही बात है। सातवाहनों ने स्वयं को बौद्ध नहीं, ये ब्राह्मण कहते थे, ये इनको ब्राह्मण कहते थे। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों की स्थापना प्रारंभिक शासनकाल किसने की? कान्हा सातवाहन, मंडलाक, सिमुक या हाला? देखिए, सिमुक ने इनकी स्थापना की थी। सातवाहन वंश के प्राचीन भारतीय राजवंश है। का क्षेत्र दक्कन क्षेत्र में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, देखिए मेनली आंध्र प्रदेश से कर्नाटक इनकी स्थापना मानी जाती है, परंतु इनके कई सिक्के महाराष्ट्र में भी मिले हैं। तो इनका क्षेत्र कृष्णा से गोदावरी तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, शक शासक रुद्रदामोदर फर्स्ट से बार बार हार कर का सामना देने के बाद किसके नेतृत्व में अर्थात बाद में इनके बाद में रुद्रदामोदर किसके नेतृत्व में मालवा जीता था? महेंद्र सतकर्णी अर्थात सातवाहन का वो कौन सा शासक था जिनसे बार बार हारने के बाद उसके वर्चस्व में सातवाहनों ने फिर से अपनी सत्ता हासिल की थी? गोमती पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। देखिए, गोमती पुत्र सतकर्णी ही एक ऐसा शासक है, एक नहीं, ऐसे तो कई हुए हैं, परंतु ये काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते थे गोमती पुत्र सतकर्णी। सातवाहन राजवंश में 23वें सम्राट थे। गोमती पुत्र सतकर्णी के पिता का नाम शिवस्वाति तथा माता का नाम गोमती बलश्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सातवाहन काल में दक्कन के लोग धान की रोपाई की कला से अवगत थे। क्या ये सही है? दूसरा, ईसा के दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कृष्णा गोदावरी के बिल का क्षेत्र चावल का अर्थात कृष्णा गोदावरी का जो एरिया है, क्षेत्र है, चावल का विख्यात विशाल भंडार था, अर्थात वहां पानी की मात्रा काफी अधिक थी। क्या ये सही है? पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही या दोनों गलत? देखिए, उस समय धान की रोपाई की कला से अवगत थे, ये सही बात है। और उसमें कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र डेल्टा क्षेत्र काफी प्रचुर मात्रा में अर्थात विशाल मात्रा में पानी की प्रचुर मात्रा की वजह से यहाँ चावल का विशाल भंडार रखते थे, ये भी सही बात है। अगला क्वेश्चन,
सातवाहनों के जिलों को आघा कहा जाता था। आघा नहीं है, आहार है, आहार कहा जाता था। दूसरा है, सातवाहनों ने अशोक के काल में पाई जाने वाली प्रशासनिक इकाइयों को यथावत रखा, अर्थात जो अशोक के समकालीन चलते थे उस प्रशासनिक इकाइयां चलती थी, सातवाहनों ने भी वही फॉलो की। पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही या दोनों गलत? देखिए, आहार कहा जाता था, ये सही बात है। सातवाहन प्रशासनिक इकाइयां यथावत रखी थी, ये भी सही बात है। और इसकी व्याख्या भी करता है, कथन एवं कारण। जिलों को आहार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, गोलमिका सेना की एक टुकड़ी होती थी जिसका प्रधान सातवाहन काल में ग्रामीण इलाकों में ये कामकाज को देखते थे, अर्थात किसको दंड देना है, वहां की राजस्व प्रणाली वगैरह सब देखते थे। गोलमिका में 9 रथ, 9 हाथी, 45 घोड़े और पैदल सैनिक होते थे। देखिए, पहला सही है, दूसरा ये घोड़े 35 और पैदल सैनिक 45 होते थे, ये एक टुकड़ी हुआ करती थी। पहला सही, दूसरा गलत। अगला क्वेश्चन, कुषाण काल में मुफ्त या गुप्त उत्तर प्रदेश के कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के सामंत हुआ करते थे गुप्त वंश। पहला सही है या नहीं? दूसरा कथन, गुप्तकालीन अभिलेख सिक्के बड़े पैमाने पर बिहार से प्राप्त हुए हैं। देखिए, ये पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत? देखिए, गुप्त काल में गुप्त उत्तर प्रदेश के कुषाणों के सामंत थे, ये सही बात है। इनसे पहले शकों को हराकर कुषाण आए थे। कुषाणों को हटाकर गुप्त काल जो चला था, उसके बाद हुणों का शासन प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। कुषाण गुप्त उत्तर प्रदेश के सामंत हुआ करते उत्तर प्रदेश में। गुप्तकालीन अभिलेख और सिक्के बड़े पैमाने पर बिहार में नहीं प्राप्त हुए थे, ये उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त हुए थे। बिहार का क्षेत्र काफी एग्रीकल्चर और फर्टाइल रहा है, क्योंकि ये गंगा का द्वार जो थे, बिहार, बंगाल जो क्षेत्र, जो बांग्लादेश है, ये काफी प्रचुर मात्रा में पानी होने की वजह से और काफी घना पहाड़ियों वाला इलाका होने की वजह से, यह जैसे कि आप इतिहास में भी देखा होगा कि हर्यक वंश, शिशुपाल वंश जो है, और नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, ये सब मगध जो क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वो बिहार ही है, बिहार और पश्चिम बंगाल। और गुप्त काल वहां तक पहुंचने में असमर्थ थे, क्योंकि आक्रमणकारी राजस्थान वाले और कश्मीर क्षेत्र से ही आक्रमण किया करते थे, तो इन विकासशीलता नॉर्थ ईस्ट साइड ही रही है। अगला क्वेश्चन, कुषाण साम्राज्य में राजतंत्र का शासन था, ठीक है, राजसत्ता वंशानुगत होती थी। कुषाण साम्राज्य में दिनार नामक सोने के सिक्के का इस्तेमाल होता था। कुषाण साम्राज्य को व्यापार कला और वास्तुकला में अहम योगदान के लिए जाना जाता है। कुषाण लोग हिंद यूनानी समूह की भाषा बोलते थे, हिंद ईरानी। वे मुख्य रूप से मिहिर सूर्य के उपासक थे। थैंक यू।